हेलो एवरीवन, आई एम सनी देवंदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का प्रतिशत चैप्टर चल रहा है और लगभग 7 पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। और आज वाले पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, एक तो हमारा जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बचा हुआ है और दूसरा हमारा परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न का कॉन्सेप्ट भी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्नों वाले कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी क्लास है, ठीक है, और उस क्लास में पास होने के लिए नंबर चाहिए 70। जिस बच्चे के 70 नंबर आ जाएंगे वो पास हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब इसे कहा जाता है उत्तीर्णांक। न्यूनतम उत्तीर्णांक बोल लीजिए या फिर उत्तीर्णांक बोल लीजिए, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है न्यूनतम उत्तीर्णांक। मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए हमें कितने, 70। जिस बच्चे के 70 नंबर आएंगे वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बच्चा तो लेकर आ रहा है 80 नंबर और दूसरा बच्चा लेकर आ रहा है 50 नंबर। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो 80 नंबर वाला बच्चा है वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितने नंबर ज़्यादा लेकर आ रहा है? 10 नंबर ज़्यादा लेकर आ रहा है। और ये जो 50 वाला बच्चा है वो न्यूनतम उत्तीर्णांक से कितने नंबर कम लेकर आ रहा है? कितने अंक कम लेकर आ रहा है? 20 अंक कम लेकर आ रहा है। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, दोनों ही बच्चों को हमें न्यूनतम उत्तीर्णांक पर पहुंचाना पड़ता है। ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों का जो कॉन्सेप्ट होता है, दोनों ही बच्चों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर पहुंचाना पड़ता है। मतलब जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे वहां पहुंचाना पड़ेगा। अगर एक फेल हो रहा होगा तो उसको भी पास करवाना पड़ेगा, और जो पास होने से ज़्यादा नंबर ला रहा होगा उसको भी न्यूनतम उत्तीर्णांक पर पहुंचाना पड़ेगा। ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब आप मुझे ये बताओ, जैसे ही ये जो 80 नंबर वाला बच्चा है, अगर मैं इसके 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है, 10 नंबर ज़्यादा ला रहा है ना, अगर 10 नंबर कम कर दूंगा तो बताओ कहाँ पहुँच जाएगा? ये 70 पर पहुँच जाएगा। और ये जो 50 नंबर वाला बच्चा है, अगर इसके 20 नंबर बढ़ा दिए जाएँ तो बताओ ये कहाँ पहुँच जाएगा? 70 पर। और 70 पर पहुँचने के बाद बताओ दोनों के नंबर बराबर हो जाएंगे क्या? इसके भी 70 हो जाएंगे और इसके भी कितने हो जाएंगे? 70। तो दोनों के नंबरों को क्या कर देंगे हम लोग? बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस वाली चीज़ को। आपको क्या करना है, मैं फिर से कौन से बता रहा हूँ, दोनों ही बच्चों को न्यूनतम उत्तीर्णांक पर पहुंचाना होता है। उससे होगा क्या, दोनों के नंबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। जो ज़्यादा नंबर ला रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक से उसके तो कम कर दिया करो, और जो कम नंबर ला रहा है न्यूनतम उत्तीर्णांक से उसके बढ़ा दिया करो, ठीक है ना। इस टाइप से हमें बराबर नंबर पर लाना होता है। अब समझिए बात को। देखो, देखिए, यहाँ पर बात की गई है परीक्षा का कुल पूर्णांक। अब कुल पूर्णांक का मतलब कितना होता है? कुल पूर्णांक का मतलब होता है जितने नंबर का पेपर होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पेपर हमारा 700 नंबर का है और एक जो बच्चा है वो 700 में से 700 नंबर ले आया, इसका मतलब वो कितने नंबर लाया? पूरे के पूरे 100% अंक ले आया, ठीक है ना। 700 में से 700 मतलब 100%। तो 100% को ही कहा जाता है कुल पूर्णांक। ध्यान रखना इस वाली चीज को। कुल पूर्णांक का मतलब होता है 100%, ठीक है। कुल पूर्णांक का मतलब कितना हो जाएगा? 100%। सॉल्यूशन देखने जा रहे हो तो ध्यान रखना इस वाली चीज़ को कि कुल पूर्णांक का मतलब कितना होगा? 100%। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक छात्र 28% अंक ला रहा है। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर एक ट्रिक लिखवा दूंगा। एक विद्यार्थी तो ला रहा है 28% अंक, ठीक है, और 14 अंकों से क्या हो रहा है? अनुत्तीर्ण हो रहा है। मतलब 14 अंकों से क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर ये 28% वाला 14 अंकों से फेल हो रहा है तो हमें तो पास करवाना पड़ेगा। अब बताओ ये 14 अंक कम ला रहा है, अगर ये 14 अंक ज़्यादा ले आएगा तो बताओ न्यूनतम उत्तीर्णांक पर पहुंच जाएगा क्या? पास हो जाएगा ना। तो जिसके कम आ रहे हैं उसके तो बढ़ा दिया करो, मतलब 14 अंक और ले आएगा तो ये न्यूनतम उत्तीर्णांक पर पहुंच जाएगा। जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए उतने पर पहुंच जाएगा। दूसरा देखो, एक अन्य छात्र 32% अंक लेकर आता है, 32% अंक ला रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है? उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक लेकर आ रहा है। उत्तीर्णांक से 18 अंक ज़्यादा, मतलब जितने मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए ना उससे 18 अंक ज़्यादा ला रहा है। अब हमें तो मिनिमम पासिंग मार्क्स पर पहुंचाना है, न्यूनतम उत्तीर्णांक पर पहुंचा रहा है। अगर ये 18 अंक ज़्यादा ला रहा है तो इसके क्या कर दोगे? कम कर दोगे। समझाया था ना अभी भी कॉन्सेप्ट। एक के 70 आ रहे थे और एक के 80 आ रहे थे, एक के 50 आ रहे थे। जो 80 ला रहा था उसमें से तो 10 कम कर रहे थे, 70 पर पहुंचा रहे थे। जो 50 ला रहा था उसमें 20 जोड़ रहे थे, क्योंकि वो कम ला रहा था तो वहां तक पहुंचाना था। अब बताओ, 18 अंक ज़्यादा ला रहा है तो ज़्यादा लाने का मतलब इसको भी न्यूनतम उत्तीर्णांक पर पहुंचाना है। तो अगर जैसे ही 18 अंक अधिक ला रहा है, अगर इसमें से 18 अंक कम कर देंगे तो ये भी कहाँ पर पहुंच जाएगा? न्यूनतम उत्तीर्णांक। अब देखो, ये भी 70 पर पहुंच गया और ये भी 70 पर।
70 का मतलब जो एग्जाम्पल समझाया था ना अभी मैंने, वहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्णांक पर पहुँच गए दोनों ही। जैसे ही दोनों न्यूनतम उत्तीर्णांक पे पहुँच गए तो अब दोनों के नंबर क्या हो जाएंगे, बराबर। ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक है और ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक है। न्यूनतम उत्तीर्णांक तो पूरी क्लास के लिए समान होता है, ठीक है ना। ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक है, तो आप न्यूनतम उत्तीर्णांक तो कहीं से भी निकाल सकते हो। ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक है हमारा, और अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है हमारा, न्यूनतम उत्तीर्णांक। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं इसकी। प्रतिशत वाली संख्याओं को तो एक तरफ ले जाओ और जो अंकों वाली संख्या उसको एक तरफ ले आओ। ये 32% है, ये 28% है। 28% को तो उधर ले जाओ, तो 32%, अगर ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 28%। ये 14 तो इसको तो इधर ही रखो, ये -18 इसको इधर ले आओ, प्लस का 18। अब आप मुझे बताओ 32% माइनस 28% कितना आएगा, 4%। 4% का मान 18 + 14 कितना हो जाएगा, 32। 4% का मान 32 के बराबर है। आपको क्या पूछा गया, परीक्षा का कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक का मतलब कितने प्रतिशत का मान, 100% का मान। तो 4% का मान 32 के बराबर है, तो बताओ 100% का मान किसके बराबर होगा, 32 बट्टा, देखो ये नीचे आएगा ना, ये वाला नीचे आता है हमेशा, और ये किस में जाता है, गुणा में जाता है, ठीक है। 4% का मान 32 के बराबर है, तो बताओ 1% का मान किसके बराबर होगा, 32 बट्टा 4, और 100% का मान किसके बराबर होगा, गुणा कर देंगे हम 100 से। अब बस यही आपकी ट्रिक लिखी हुई है, ठीक है। अब इसमें ट्रिक को लिख देता हूँ, यही आपकी क्या लिखी है, ट्रिक लिखी है। इसी ट्रिक को मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने उस तरफ, ठीक है। एक बार मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ही सॉल्व करोगे तो 4 × 8 = 32, 8 बार, और 8 × 100 कितना हो जाएगा, 800। इसका मतलब हमारे सामने जो कुल पूर्णांक आएगा, कुल पूर्णांक कितना आ जाएगा, 800, ठीक है। अब समझिए बात को। अब इस ट्रिक को मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ट्रिक को कैसे लिखोगे समझिए। ये जो 32 था, ये 32 बताओ मुझे क्या चीज़ थी। आप लोग कहोगे सर ये जो 32 था ना, ये अंकों का योगफल था। 32 क्या चीज़ थी, अंकों का योगफल। 18 + 14 क्या था, 32। तो यहाँ से हम ट्रिक लिखेंगे, अंकों का योगफल। अब देखो कई बार आपको अंकों का अंतर भी लेना पड़ सकता है। कब अंतर लेना है, कब योगफल लेना है, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। अभी के लिए आप ध्यान रखो, ऊपर तो आएगा अंकों का योगफल या फिर अंकों का अंतर, बट्टे में आएगा। देखिए ये जो 4 था, बताओ ये 4 क्या था, यही वाला 4 तो था, और ये 4 कहाँ से आया था, वो यहाँ से आया था। प्रतिशतता का अंतर, जो भी प्रतिशतता दी गई थी 28% और 32%, दोनों का अंतर लेना होता है, प्रतिशतता का अंतर, और गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। अब 100 से गुणा करने का मतलब ये हमारे सामने क्या निकल कर आ जाएगा, कुल पूर्णांक निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, ये जो ट्रिक निकल कर आएगी, वो क्या निकालने की ट्रिक होगी हमारे सामने, कुल पूर्णांक निकालने की ट्रिक होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इस वाली ट्रिक को, कि कुल पूर्णांक बराबर अंकों का योगफल या फिर अंकों का अंतर, और बट्टे में लेंगे प्रतिशतता का अंतर, और गुणा किससे करेंगे, 100 से। अब समझिए बात को। इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आपको अंकों का योगफल कब लेना है और अंकों का अंतर कब लेना है, और प्रतिशतता का अंतर, ठीक है ना। प्रतिशतता का तो हमेशा अंतर ही लेना है आपको, योगफल और अंतर की बात करते हैं कब लेना होता है, ठीक है। एक तो ये वाली चीज बता देता हूँ, और दूसरी चीज आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। अभी तो कुल पूर्णांक पूछा 800, आपसे पूछ सकता है न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए होंगे, वो भी पूछ सकता है, और उसका प्रतिशत मान भी पूछ सकता है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत मान कितना होगा, ठीक है ना। तो अब आगे इन सारी चीज़ों को भी समझ लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसको एक बार अपनी वीडियो रिवाइज करके देख लेना, जो भी है। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अंकों का योगफल कब लेना है और फिर अंकों का अंतर कब लेना है। समझिए, इसको तो मिटा देते हैं यहाँ से, देखिए। देखो इधर, अब देखो मान लीजिए हमारे पास में 2 विद्यार्थी हैं, ध्यान से सुनना। अगर दोनों ही विद्यार्थियों के न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज़्यादा अंक आ जाए, दोनों ही विद्यार्थियों के न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज़्यादा, ठीक है। एक विद्यार्थी के भी न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज़्यादा अंक आ जाए और दूसरे के भी न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज़्यादा अंक आ जाए, या फिर दोनों ही विद्यार्थियों के न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक आ जाए, ठीक है ना। दोनों ही विद्यार्थियों के न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज़्यादा अंक आ जाए। जैसे आपसे कहा जाए कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 अंक ज़्यादा लेकर आता है, अधिक लेकर आ रहा है,
और दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 44 अंक ज़्यादा लेकर आता है, दोनों के ही ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होता है, कितना होगा। तो या तो दोनों ही विद्यार्थियों के ज़्यादा अंक आ जाए या फिर दोनों के ही कम आ जाए। जैसे प्रश्न सुन लीजिए, आपसे कहा जा सकता है एक विद्यार्थी के तो एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है, या फिर न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 अंक कम लाता है, फेल होने का मतलब कम लेकर आ रहा है। और एक दूसरा विद्यार्थी है वो 35% अंक लेकर आता है, लेकिन न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अंक कम लेकर आता है, दूसरा भी कम लेकर आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों के ही क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो कुल पूर्णांक। इसका मतलब ये हुआ अगर एक ही प्रश्न में दोनों विद्यार्थियों की या तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज़्यादा अंक आ जाए या फिर दोनों ही विद्यार्थियों के न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक आ जाए, इन दोनों केस में ही पहला केस तो ये हो गया और दूसरा केस ये हो गया, ठीक है। या फिर इसको बोल लो समान समान, ऐसा बोल सकते हैं जब समान समान की बात हो, ठीक है ना। किसकी बात हो, समान समान की। समान समान का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा ज़्यादा की या फिर कम कम की, दोनों तरफ समान समान हो, तब तो आपको लेना होता है अंकों का अंतर। ध्यान रखना इस वाली चीज़ को, तब तो आपको क्या लेना है, अंकों का अंतर। लेकिन अगर बात हो असमान की, असमान का मतलब एक के तो ज़्यादा अंक आ रहे हैं और दूसरे के कम अंक आ रहे हैं, ठीक है। असमान की बात होती है, असमान की, तब हमें लेना चाहिए अंकों का योगफल, जैसा कि इस प्रश्न में लिया हुआ है, ठीक है ना। अगर असमान की बात होगी तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, अंकों का योगफल। जैसे देखो इस वाले प्रश्न की बात करते हैं, एक तो 14 अंकों से फेल हो रहा है और दूसरा 18 अंक अधिक लेकर आ रहा है। तो एक तो देखो कम लेकर आ रहा है, 14 अंक को कम लेकर आ रहा है, ठीक है ना, अनुत्तीर्ण का मतलब कम लेकर आ रहा है, और दूसरा अधिक लेकर आ रहा है। तो असमान की बात हो गई, एक के ज़्यादा और एक के कम, तो अंकों का क्या लेना पड़ेगा, योगफल। अब देखो इस प्रश्न में योगफल ही तो लिया था, 14 + 18 कितना था, 32, ठीक है। अब लगा दीजिए इस वाली ट्रिक को, ठीक है। अब आपको पता चल गया, अब यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो आप कुल पूर्णांक निकाला करो। कुल पूर्णांक अब ऐसे निकालना जैसे मैं समझा रहा हूँ, या तो अंकों का योगफल लेंगे या फिर अंकों का अंतर। अब क्वेश्चन को पढ़कर देखो कि अंकों का योगफल लेना है या फिर अंतर, वो कैसे पता चलेगा, वो देखो यहाँ से पता चलेगा। एक के तो 14 अंक कम आ रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स से न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम ला रहा है, 14 अंक कम और दूसरे के 18 अंक अधिक, मतलब अंकों का योगफल लेना है 18 + 14 बट्टे नीचे हमेशा प्रतिशतता का अंतर लेना है। 28% और 32% का अंतर कितने का आएगा, 4 का, और गुणा कर दिया करो 100 से। यहाँ से काट लो, 18 और 14 कितना, 32, 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32 और 8 × 100 कितना आ जाएगा, 800। पहली चीज़ तो आपके सामने ये निकल कर आ गई, तो पहली चीज़ तो आपसे पूछ सकता है वो कुल पूर्णांक। दूसरा वो आप लोगों से पूछ सकता है कि बताइए न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा। अब देखो न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, न्यूनतम उत्तीर्णांक कैसे निकालना, समझिए बात को। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक ला रहा है, ठीक है, 28% अंक ला रहा है और 14 अंकों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, मतलब कम ला रहा है। अगर ये 14 अंकों से फेल हो रहा है, अगर इसके 14 अंक और आ जाएंगे तो बताओ ये पास हो जाएगा क्या, पास हो जाएगा ना। तो यही तो है हमारे न्यूनतम उत्तीर्णांक, यही तो होगा न्यूनतम उत्तीर्णांक। न्यूनतम उत्तीर्णांक तो सभी के लिए समान होंगे, चाहे आप दूसरे वाले से निकालो चाहे आप पहले वाले से निकालो, तो आप तो पहले वाले से निकाल लिया करो, यही हमारे न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे। अब न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालेंगे कैसे, देखो 28% अंक ला रहा है, 28% किसका, 28% कुल पूर्णांक का, मतलब 800 का 28%, ठीक है, और प्लस कर देना 14, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 × 28 करो, 8 × 28 करोगे तो 8 × 8 = 64, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, मतलब 224 तो ये हो गया, और प्लस में कितना कर देंगे, 14 कर देंगे। तो यहाँ से जोड़ लेंगे हम इसको, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, जोड़ लीजिए, 214 + 24, ये आ गया 8, ये हो गया 3, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 238। मतलब अगर न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे सामने, 238 हो जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब मान लीजिए कई बार क्या होगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक ये तो हमारा आ गया संख्या के अंदर, वो आपसे पूछ सकता है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत मान बताइए, न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत मान कितना होगा, ठीक है ना, ये पूछ सकता है। तो अब देखो 2 तरीके हो गए निकालने के,
अब या तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक कितने हैं 238। अब ये 238 कितने में से हैं 800 में से, ठीक है। देखो मैं समझा रहा हूँ, न्यूनतम उत्तीर्णांक है 238, 238 कितने में से आए 800 में से, और गुणा कर देना 100 का। गुणा किससे कर दोगे 100 से, ठीक है ना, क्योंकि आंसर किस में चाहिए प्रतिशत में। यहाँ से देखो काट लो, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और यहाँ से देखिए भाग लगा दीजिए। यहाँ पे 8 का भाग लगाओगे 8 दूना 16, और यहाँ पर 23 में से 16 गया तो कितना बचेगा 7, 78 हो गया, 8 ना 72, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा 6/8, अभी भी कर सकता है 2 तिया 6 और 2 चौक 8, मतलब 29 सही 3/4% क्या हो जाएगा हमारा न्यूनतम उत्तीर्णांक। एक तरीका तो ये है, या फिर एक तरीका ये है। देखो मुझे बताओ क्या ये न्यूनतम उत्तीर्णांक है क्या, प्रतिशत में मान पूछा है ना। अब ये तो पहले से ही प्रतिशत में दिया हुआ है 28%। अगर मैं इस 14 को भी प्रतिशत में चेंज कर लूँ तो मेरा पूरा का पूरा मान किस में आ जाएगा प्रतिशत में। तो देखिए दूसरा तरीका इसका, 28% तो है ही, अगर मैं इस 4 को भी प्रतिशत में चेंज कर लूँ, लेकिन 4 को प्रतिशत में कैसे चेंज करोगे, 4 किसका 800 का, किसका 800 का प्रतिशत मान, 4 कितना प्रतिशत है किसका 800 का, कुल पूर्णांक का ही बताएंगे हमेशा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी कुल पूर्णांक 238 कितना प्रतिशत है किसका 800 का, 4 कितना प्रतिशत है किसका 800 का, ठीक है। गुणा कर दो यहाँ पर 100 से, जैसे ही गुणा कर दोगे यहाँ पर 100 से, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया, अच्छा 14 है ना ये, ठीक है 14 यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान रखना 14 लिखा हुआ है। 14 किसका 800 का, यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 काट लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 7 14, या फिर ऐसे कर लो 8 एकम 8, ये तो आ गया 28%, क्या आ जाएगा 8 एकम 8, 6 बचेगा 8, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ठीक है ना, 3/4, एक सही 3/4 किस में आएगा प्रतिशत में, क्योंकि गुणा किससे कर दिया 100 से। अब जोड़ लो इसको, 28% तो ये हो गया, और एक सही 3/4% ये हो गया, तो 28 और 1 कितना हो जाएगा 29। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 29 सही 3/4%, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये हमारा न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, या तो ऐसे निकाल लो कुल न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल कर और 800 का भाग लगा देना कुल पूर्णांक का, या फिर आप इसको इस टाइप से भी निकाल सकते हो यहाँ से भी, ठीक है ना। बस इस 14 को चेंज कर लेना प्रतिशत में, 14 किसका 800 का, ठीक है ना, जिसका बोलेगा उसको नीचे और गुणा कर देना 100 से, एक सही 3/4% होगा, जोड़ देना, तो आंसर कितना आएगा 29 सही 3/4%। अब सुनिए देखो, इस एक प्रश्न में यहाँ पर मैंने आपको तीनों चीजें बताती, ये 3 चीजें आप लोगों से पूछ सकता था इस एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसी एक क्वेश्चन से मैंने आपको कुल पूर्णांक भी निकालना सिखा दिया, न्यूनतम उत्तीर्णांक का मान अगर संख्या में पूछेगा वो भी निकालना सिखा दिया, अगर न्यूनतम उत्तीर्णांक आपसे प्रतिशत में पूछेगा तो वो भी आपको मैंने निकालना सिखा दिया। तो ध्यान रखना इस वाले प्रश्न को। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अपने, देखिए देखो ये रहा हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन, और उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है, तो कुल पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक का मान बताइए, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम तो आप लोग यहाँ से कुल पूर्णांक निकालिए। कुल पूर्णांक कैसे निकालोगे, कुल पूर्णांक बराबर या तो ऊपर अंकों का योगफल लेंगे या फिर अंकों का अंतर लेंगे। अब यहाँ पर पढ़कर देखो, अंकों का योगफल लेंगे या फिर अंतर लेंगे। मैंने आपसे कहा था अगर एक विद्यार्थी के कम आ जाए और दूसरे के ज़्यादा आ जाए तो अंकों का योगफल लेना है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को पढ़ने से हमें पता चल रहा है कि 50 अंकों से फेल हो रहा है, इसका मतलब 50 अंक कम ला रहा है वो पास होने से, ठीक है ना, न्यूनतम उत्तीर्णांक से 50 अंक कम ला रहा है, और दूसरा 40 अंक ज़्यादा ला रहा है, इसका मतलब अंकों का योगफल 50 + 40। और नीचे क्या करेंगे, प्रतिशतता का अंतर। अब प्रतिशतता का अंतर देखो, एक तो 40% और दूसरा कितना है 50%, तो अंतर कितना आएगा 50 - 40 कितने का आएगा 10 का, और गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ से काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 50 और 40 कितना हो जाएगा 90, और 90 × 10 कितना हो जाएगा 900। इसका मतलब कुल पूर्णांक तो कितना आ जाएगा हमारा 900। अब अगर दूसरी बात की जाए कि न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत मान, अब आप मुझे ये बताओ न्यूनतम उत्तीर्णांक, देखो लाइन को पढ़कर देखते हैं। पहली वाली लाइन को पढ़िए। पहली वाली लाइन में कहा गया है एक छात्र 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक लेकर आ रहा है, 50 अंकों से फेल हो गया। अगर वो 50 अंक और ले आता तो बताओ पास हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना। और जैसे ही वो 50 अंक और ले आएगा तो 50 नंबर जोड़ दीजिए तो वो पास हो जाएगा, और इसे ही क्या कहेंगे न्यूनतम उत्तीर्णांक। मैंने आपसे कहा न्यूनतम उत्तीर्णांक चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो समान ही आएगा, ठीक है ना। तो आप एक ही विद्यार्थी से निकाल लिया करो, क्योंकि न्यूनतम उत्तीर्णांक तो पूरी की पूरी क्लास के लिए समान होता है, ठीक है। अब देखो
आंसर किसमें पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, ये वाला मान तो पहले से ही प्रतिशत में दिया हुआ है, आप इसको प्रतिशत में चेंज कर लो। इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करोगे, देखिए 40% प्लस 50 कितना प्रतिशत होगा, 50 का मान प्रतिशत में निकालना है, मतलब 50 कितना प्रतिशत है। अब किसका कितना प्रतिशत है, 900 का, कुल पूर्णांक का ही निकालते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो ये जो 50 होगा वो इस 900 का जिसका बोलेगा उसको कहाँ पे रखोगे, नीचे। 900 का कितना प्रतिशत है, 100 से गुणा कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया, ये आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। 40% तो ये हो गया, भाग लगा दो, 9 पंजे 45, शेषफल बचेगा 5, तो 5 सही 5/9%, जोड़ दीजिए 40 और 5 कितना आ जाएगा, 45, तो आंसर आ जाएगा 45 सही 5/9%, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे सामने दोनों चीज़ें निकल कर आ गई, कुल पूर्णांक भी आ गया और न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत मान पूछा गया था वो भी आ गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्नों के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसंख्या पर आधारित। कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए जो नेक्स्ट टाइप है हमारा वो है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के बारे में, ठीक है। ध्यान से समझना, जैसे मान लीजिए टाइप 1 की बात की जाए तो टाइप 1 में हम लोगों से ये कहा गया है, जैसे हमसे ये कहा गया है किसी कस्बे की जनसंख्या प्रारंभ में दी गई है 10,000 है, ठीक है। अब प्रारंभ में दी गई है 10,000, हमसे ये कहा गया कुछ समय बाद या फिर 1 वर्ष बाद जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरे वर्ष में जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है। तीसरे वर्ष में जनसंख्या में फिर आपसे कहा जाएगा कि 30% की कमी होती है। तो बताइए 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद और 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। देखो ये वही हो गया, अंतिम मान ये रहा और प्रारंभिक मान ये रहा। मैंने आपको बताया था अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान गुणा, ऐसा कुछ लिखवाया था कि याद आ रहा है कि आप लोगों को। देखो मैंने ऐसा लिखवाया था आप लोगों को, मैंने आपसे कहा था अंतिम मान बराबर प्रारंभिक मान गुणा 100 प्लस माइनस a/100, 100 प्लस माइनस b/100 और 100 प्लस माइनस c/100, ठीक है। याद आ रहा है क्या कुछ इस टाइप का। अब अंतिम मान का मतलब बाद वाली जनसंख्या बराबर ये हो जाएगी प्रारंभिक जनसंख्या, बस इतना सा चेंज करना था। यहाँ अंतिम मान के स्थान पे तो आपको लिखना है बाद वाली जनसंख्या और यहाँ प्रारंभिक मान के स्थान पे लिखना है पहले वाली जनसंख्या या फिर प्रारंभिक जनसंख्या। अब क्वेश्चन को पढ़कर पता करना है कि हमसे क्या पूछा गया है। अगर आपसे बाद वाली जनसंख्या, ध्यान रखना, ध्यान से सुन लीजिए इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे बाद वाली जनसंख्या पूछी गई है तो आपको क्वेश्चन में प्रारंभिक जनसंख्या दी जाएगी, और अगर आपसे प्रारंभिक जनसंख्या पूछी गई है तो आपको क्वेश्चन में बाद वाली जनसंख्या दी जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर बाद वाली जनसंख्या पूछी गई है तो प्रारंभिक जनसंख्या दी जाएगी, और अगर प्रारंभिक जनसंख्या पूछी गई है तो बाद वाली जनसंख्या में दी जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसा ही है, हमसे कहा गया 3 वर्ष बाद वाली जनसंख्या कितनी होगी। इसका मतलब बाद वाली जनसंख्या पूछी गई है तो कौन सी जनसंख्या दी गई है, प्रारंभिक जनसंख्या। अब अगर प्रारंभिक जनसंख्या दी गई है तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है 1000 गुणा, अब देखो वृद्धि होगी तो प्लस ले लेना, कमी होगी तो माइनस ले लेना। ध्यान रखना इस चीज़ को, वृद्धि होगी तो प्लस ले लेना, कमी होगी तो माइनस ले लेना, ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, इस वाली चीज़ को क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 100/100 प्लस a/100, इस टाइप से लिख सकते हैं ना हम यहाँ से, ठीक है। या अभी बाद में समझा दूंगा, पहले आप इतना सा समझिए। अगर वृद्धि होगी तो प्लस रखना और कमी होगी तो माइनस रखना। अब यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, 100 + 10 कितना, 110/100। और यहाँ से देखिए 20% वृद्धि का मतलब कितना होगा, 120/100।
और 30% कमी का मतलब इस बार संख्या क्या होगी, घटेगी, तो मतलब 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70। तो ये हो जाएगा हमारा 70/100। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से 6 जीरो काट दो, और 12 गुणा 11, 12 गुणा 11 कितना होगा, 132, और 132 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, 7 एकम 7 और 2 9, मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 924। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो आपका पहला टाइप है कि जब हर वर्ष वृद्धि या कमी अलग अलग दी जाए। ठीक है ना। पहले वर्ष 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, तीसरे वर्ष 30% की कमी, हर वर्ष वृद्धि या कमी क्या दी जाए, अलग अलग दी जाए। ठीक है। अब समझिए बात को, जो मैं आपसे कहने जा रहा था, हम देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप मुझे ये बताओ, अगर आपके सामने लिखा हुआ है 2 + 3/7, 2 + 3/7 लिखा हुआ है, तो हम इसको अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/7 + 3/7, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो फिर से हमें यही मिलने वाला है, 7 LCM आ जाएगा, 2 + 3। ठीक है। तो देखिए फिर से हमें यही वाली चीज़ मिल गई, तो इस वाले को हम ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना इस वाली चीज़ को। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, अलग अलग करने का मतलब इस टाइप से भी लिख सकते हो, अंतिम जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 100/100। 100/100 कितना आएगा, 1 ± a/100। एक बार तो इसके नीचे, फिर एक बार इसके नीचे, अलग अलग करके a/100। इसी टाइप से 1 ± b/100, और ये आ जाएगा 1 ± c/100। ठीक है ना। तो ऐसे भी ध्यान रखना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 ± a/100। या फिर देखो 1 का मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको भिन्न में चेंज कर लोगे, देखो अभी अगर प्रतिशत में रखोगे तब तो किस में जुड़ेगा, घटेगा, 100 में। अगर आप इसको भिन्न में चेंज करोगे तो बताओ 10% का मतलब कितना होगा, 1/10 होगा। तो बस यही है, अगर आप भिन्न में चेंज करोगे तब 1 में जोड़ना घटाना, आपको ध्यान रखना इस वाली चीज़ को। अगर ये प्रतिशत में रखोगे तब तो 100 में जोड़ना घटाना, अगर आप इसको भिन्न में रखोगे तब किस में जोड़ोगे घटाओगे, 1 में जोड़ना घटाना आपको। ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस वाले फॉर्मूले को। अब देखिए आगे चलते हैं, जब प्रत्येक वर्ष की दर अलग अलग दे दी जाए। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं, जब प्रत्येक वर्ष की दर कैसी दे दी जाए, अलग अलग दे दी जाए, और सॉरी प्रत्येक वर्ष की दर समान दे दी जाए। ठीक है। यहाँ पर तो प्रत्येक वर्ष की दर अलग अलग दी गई थी। अब टाइप 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जब प्रत्येक वर्ष की दर समान दे दी जाए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया है कि किसी कस्बे की जनसंख्या दी गई है, वही 10,000, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष फिर से 10% की वृद्धि हो रही है, फिर कहा गया है तीसरे वर्ष फिर से 10% की वृद्धि हो रही है, और हमसे ये पूछा गया है कि बताओ 3 वर्ष बाद संख्या कितनी होगी। तो आप मुझे बताओ, क्या इसी टाइप से लिखोगे क्या, 3 वर्ष बाद, मतलब बाद वाली जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, 10,000, गुणा, आप मुझे बताओ 10% वृद्धि का मतलब कितना लिखोगे, 100 में जुड़ेगा, 110/100। फिर आगे कितना लिखोगे, 110/100। फिर आगे कितना लिखोगे, 110/100। ठीक है। अब यहाँ पर आप मुझे बताओ, ये जो 110/100 है कितने बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। अगर 3 बार लिखा हुआ है तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 10,000 गुणा 110/100 की घात 3, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो घात 3 लगी है ना, ये मेनली आपको दिखाएगा, टाइम को शो करेगा। अगर 3 वर्षों की बात होगी तो ये 3 बार लिखा जाएगा, 4 वर्षों की बात होगी तो ये 4 बार लिखा जाएगा, 5 वर्षों की बात होगी तो ये 5 बार लिखा जाएगा। तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि बाद वाली जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या गुणा, ये देखो 100 ± a/100, या तो जुड़ेगा या फिर घटेगा। अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, कमी होती तो माइनस करेंगे, और घात में लगा देंगे हम t, और t का मतलब क्या होगा, यहाँ पर टाइम होगा। ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर 2 वर्षों की बात करेंगे तो घात 2 लगा देंगे, 3 वर्षों की बात करेंगे तो हम घात 3 लगा देंगे। ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब प्रत्येक वर्ष की दर कैसी होगी, समान होगी। यहाँ पर t क्या हो गया, आपका टाइम हो गया। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को बताओ, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, प्रारंभिक जनसंख्या गुणा 100/100 तो कितना आ जाएगा, 1, तो 1 ± a/100 की घात कितना लिख दोगे, t। ठीक है ना।
ये हो जाएगा हमारा टाइम t, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब भी प्रत्येक वर्ष की दर समान होगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में हमसे ऐसे बोल देता है, ये जो टाइम है ना, जैसे अभी तो लिखा हुआ है 3 वर्ष 2 वर्ष इस टाइप से लिखा हुआ है, कई बार टाइम हमें पूर्णांक में ना देकर भिन्न में दे दिया जाता है। जैसे आपसे बोल देगा 2 से 1/4 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो समझिए बात को, देखिए देखिए टाइप 3 में समझिए, आप लोगों से इस टाइप से कह देगा। और एक चीज़ समझिए, टाइप 3 को समझने से पहले एक चीज़ समझिए, अगर हमसे ये कहा जाए 1 + x की घात n, ठीक है, 1 + x की घात n। अब अगर ये n, ध्यान रखना, अगर ये n हमारा 1 से छोटा हो, ध्यान रखना बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है, इसे द्विपद प्रमेय कहा जाता है, 11th क्लास में पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। 11th क्लास में अपनी एक बुक होती है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि बीजगणित पढ़ते हैं ना, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है, सर्वसमीका होती है। 1 + x की घात n, अगर ये n का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटे का मतलब नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जो भी है, अगर 1 से छोटा है मतलब 1/2 1/3 1/4 इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर ये 1 से छोटा है तो ध्यान रखना ये जो n है ना वो अंदर आके गुणा हो जाता है इस x के साथ, और ये क्या बन जाता है 1 + nx। ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इस n का मान 1 से छोटा है तो ये जो n होता है वो अंदर आके गुणा हो जाता है, और ये कितना बन जाता है 1 + nx। और अगर n का मान 1 से बड़ा है तो कोई समस्या ही नहीं है। जैसे मान लो 1 + x की घात 2 आ जाती है, फिर तो क्या समस्या होगी, 1 + 2, ये हो जाएगा 1 + 2 की घात 2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर इस n का मान 1 से छोटा होता है तो ये n कहाँ पर आकर गुणा हो जाता है, अंदर की तरफ, इस x के साथ में गुणा होगा, इस 1 के साथ में नहीं, इस x के साथ में आकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए, जैसे देखो, अगर मान लीजिए टाइप 3 की बात कर रहे हैं, जब हमें जो टाइम है वो पूर्णांक में ना देकर किस में दे दिया जाए, भिन्न में दे दिया जाए। जैसे समझिए हमसे कहा जाए कि किसी गांव की प्रारंभिक जनसंख्या दी गई है 10,000, और हमसे कहा गया है कि गांव की जनसंख्या में इस टाइप से मान लीजिए 20% की दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 सही 1/4 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। तो समझिए कैसे करेंगे इस वाली चीज़ को। अब यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है 2 से 1/4 वर्ष, ठीक है। एक काम करो, पूर्णांक वाले समय को तो अलग रखो, ये तो पूर्णांक में लिखा हुआ है तो इस वाले समय को तो अलग रख लेंगे, और इस 1/4 वर्ष जो भिन्न में लिखा हुआ है इसको अलग रखेंगे। देखो इसको लिखेंगे कैसे, इस टाइप से लिखना है आपको। बाद वाली जनसंख्या पूछी गई है तो बाद वाली जनसंख्या बराबर प्रारंभिक जनसंख्या कितनी दी गई है 10,000 गुणा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 प्लस करोगे या माइनस करोगे, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 1 + a/100 की घात। अब पहले तो आप पूर्णांक वाले समय को लिख लो 2, फिर आगे क्या करोगे, आगे इसे 1/4 वाले समय को लिख लेंगे 1 + 20/100 की घात लिख लीजिए 1/4, ठीक है। अब जैसे ही देखो आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखो 2 + 1/4 को जोड़ोगे तो 2 से 1/4 ही आ जाएगा, और घात में हम हमेशा और हमेशा क्या रखते हैं, समय ही तो रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो घात लगी होती है वहाँ पर क्या रखते हैं, समय ही रखेंगे, ठीक है। अब इस एक बार घात को तो ये वाला 2 रख दीजिए, पूर्णांक वाला समय रख दीजिए, और एक बार कौन सा समय रख दीजिए आप लोग, भिन्न वाला। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व कैसे करोगे समझिए। ये तो आ जाएगा 10,000 गुणा, इसको काट लो, 20 एकम 20 और 20 पंजे 100। देखो भिन्न बन गई है, 20% का मतलब 1/5 ही तो होता है, 1/5 ही लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 5 एकम 5, 5 और 1 6, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6/5 की घात कितनी 2। यहाँ पर भी ऐसा ही कर लो, ठीक है। या फिर एक चीज़ बताओ मुझे, ये वाला जो 1/4 है मैंने आपको बताया था 1 + x की घात n। अब ये n बताओ क्या 1 से छोटा है क्या, n 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो बताओ ये 1 + इस x के साथ में आके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और गुणा होगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको इस टाइप से लिख देंगे 1 + 1/4 को इसके साथ में गुणा कर दीजिए 20/100 के साथ में, ठीक है, 20/100
देखो 4 से कितने बार कटेगा, 5 बार, 4 पंजे 20, और ये देखो 5 एकम 5, और 5 से कितने बार कटेगा, 20 बार, मतलब 1/20। तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, 1 + 1/20, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक चीज़ बताओ मुझे, 20/100 का मतलब कितना होता है, 20/100 का मतलब आप लोग कहोगे सर 20/100 का मतलब होता है 1/5, 1/5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। 20 हो गया, 20 को इधर ले आओ, 20 एकम 20, 20 और 1 21, मतलब 21/20। तो ये तो हो जाएगा 10,000 गुणा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। यहाँ पर देखो फिर इसको कैलकुलेट करो, 5 चौक 20, 20 एकम 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, 21/20 हो जाएगा ये। ठीक है, 21/20 ये आ गया हमारे सामने। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, कैंसिल आउट करोगे तो इसको काट लो, 25 से काट लो पहले, 25 चौक 100, 400 आ जाएगा। अब 20 से काट लो, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काट लो, 2 से कितने बार कटेगा, 20 बार कटेगा। ठीक है, अब पहले तो इसको गुणा कर लो, 36 गुणा 21 को गुणा करेंगे तो 21 छिक्की कितना होता है 126। ठीक है, 21 चौक 21 पंजे 105, 21 छिक्की 126। ठीक है, 6 आ गया, 12 हासिल में जाएगा, 21 दिया 63, 63 और 12, 63 और 12 कितना हो जाएगा, 63 और 12 हो जाएगा हमारा 73 और 5 75। तो ये तो कितना आ गया 756 आ जाएगा, और गुणा कर देंगे किससे, 20 से गुणा कर दो। और जैसे ही 20 से गुणा करोगे तो 20 से गुणा करने का मतलब ये हो जाएगा 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10 और 1 11, और 2 सते 14 और ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 15,120। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, 36 एकम 36, 36 गुना 72, 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, 756 गुणा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन को देख लेना। यहाँ पर तो ये कितना आएगा 20% का मतलब 1/5 का स्क्वायर, 5 एकम 5 और 1 6, 6/5 मतलब 36/25 हो जाएगा। और यहाँ पर काटेंगे 1/5, 1/4 गुना हो जाएगा, तो 1/4 गुना 1/5, 5 चौक 20, 20 एकम 20 और 1 21/20 हो जाएगा। ठीक है, 25 से काट लेना, 25 चौक 100, 400 आ जाएगा, 20 से काट लेना, 20 बार कटेगा, 36 गुना 21 करोगे तो 756, और 756 गुना 20 करोगे तो आंसर कितना आएगा 15,120। इसका मतलब प्रारंभिक जनसंख्या अगर 10,000 थी तो बाद वाली जनसंख्या कितनी हो जाएगी 15,120। इस टाइप से आपको करना है। अगर यहाँ पर समय होता 3 से ही 2/5, तो आप कैसे करते, 3 को तो इधर रखते हैं और 2/5 को इधर रखते हैं, तो 2/5 कहाँ पे गुणा हो जाता, इस वाली संख्या के साथ में यहाँ पर आकर गुणा हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये थे आपके मेनली जनसंख्या वाले क्वेश्चन हो गए, 3 टाइप के प्रश्न हो गए आपके जनसंख्या वाले प्रश्नों की बात की है, 3 टाइप के प्रश्न हो गए। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ अपने, और नेक्स्ट टाइप का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा वो इस टाइप का है। देखो कई बार क्या होता है कि हमसे कहा जाता है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन कहे जाते हैं कि किसी भाव में 20%, किसी की वस्तु में 20% की वृद्धि या कमी हो गई, तो उससे क्या होगा 600 रुपये में 5 किलोग्राम सेव कम खरीद पाता है। देखो जैसे मूल्य में वृद्धि हो गई तो वो कम खरीद पाता है इन सारी चीज़ों को। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम समझेंगे। पहले मुझे एक चीज़ समझाइए, जब हम मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, मान लीजिए कुछ भी चीज़ खरीदने गए, चीनी का भाव पूछा, चीनी का भाव हमसे बताया गया 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसी टाइप से बताएगा। कुछ भी मान लीजिए आलू खरीदने गए, आलू का भाव बताया 8 रुपये प्रति किलोग्राम, इसी टाइप से बताएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा और हमेशा रुपये को ऊपर रखना है और किलोग्राम मतलब मात्रा को नीचे रखना है। क्वांटिटी हमेशा नीचे रहेगी और जो भी आपका अमाउंट होगा वो कहाँ पे रहेगा, ऊपर रहेगा। तो ध्यान रखना रुपये हमेशा ऊपर रखने हैं और मात्रा को हमेशा कहाँ पे रखना है, नीचे रखना है। और जब मैंने टाइप 1 पढ़ाया था तब तो ये बता ही दिया था, अगर 20% की वृद्धि होगी तो हम कैसे लिखेंगे 20/120, नीचे 100 में जुड़ जाता है। अगर 20% की कमी होगी तो हम कैसे लिखेंगे 20/80। ठीक है ना, ध्यान रखना। और रुपये को कहाँ रखना है, ऊपर, और मात्रा को कहाँ रखना है, नीचे। बस इसी टाइप का क्वेश्चन ही ये वाला, समझ लीजिए ध्यान से इसको भी। देखो यहाँ पर 2 भाव निकल कर आते हैं। एक भाव तो निकल कर आता है हमारा प्रारंभिक भाव, प्रारंभिक भाव, और दूसरा भाव निकल कर आता है हमारा अंतिम भाव। और इस अंतिम भाव को ही कई बार बोल दिया जाता है बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ भाव। ठीक है, बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ भाव। ठीक है, और कई बार वो इसको नाम दे देगा प्रारंभिक भाव को वास्तविक भाव, इसे ही कहा जाता है वास्तविक भाव, और इसे कहा जाता है वर्तमान भाव। ठीक है ना, इन नाम याद रखना है इनके, क्योंकि कई बार अलग अलग नाम दे देता है वो। प्रारंभिक भाव को ही कहा जाता है वास्तविक भाव, और आगे वाला जो ये अंतिम भाव है इसे कहा जाता है वर्तमान भाव।
ठीक है ना, नाम याद रखना। कई बार वो ऐसे बोल देगा बढ़ा हुआ भाव बताओ, तो आपको क्या करना है, अंतिम भाव बताना है। कई बार वो आपसे बोलेगा घटा हुआ भाव बताओ, तो मतलब इसका मतलब क्या पूछा गया है, अंतिम भाव पूछा गया है। आपसे बोल देगा वर्तमान भाव बताइए, मतलब कौन सा भाव पूछा गया है, अंतिम भाव। अगर आपसे बोलेगा वास्तविक भाव बताइए, मतलब प्रारंभिक भाव की बात कर। अब देखो दोनों भावों को निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए। अगर प्रारंभिक भाव की बात करें तो समझिए 20% की क्या हो रही है, वृद्धि, तो आप ऐसे लिखोगे 20/120। ध्यान रखना, ऊपर तो वृद्धि या कमी को लिखना है, और नीचे अगर वृद्धि हो रही है तो संख्या 100 में जुड़ेगी, कमी हो रही है तो संख्या 100 में से घटेगी। गुणा में रुपए को ऊपर रखना है, कितने रुपए बोल रहा है, 600 रुपये, और मात्रा को नीचे रखना है, कितनी मात्रा बोल रहा है, 5 किलोग्राम। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए और यही हमारा आ जाएगा प्रारंभिक भाव। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 20 छिक्की 120, 6 से कितने बार कटेगा, 100 बार, 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 से 20 बार कटेगा, तो आंसर आएगा 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आ गया प्रारंभिक भाव। अब प्रारंभिक भाव की ट्रिक हम क्या लिख सकते हैं, किस टाइप से लिख सकते हैं, देखो प्रारंभिक भाव की जो ट्रिक होगी वो ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वृद्धि या कमी तो रहेगी ऊपर, देखो जितनी भी वृद्धि या कमी होगी उसको ऊपर लिखेंगे, कमी भी तो हो सकती है प्रश्न में। ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे अगर वृद्धि हो रही है तो संख्या को 100 में जोड़ देना, और अगर कमी हो रही है तो संख्या को 100 में से घटा देना। 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, गुणा रुपए को हमेशा और हमेशा ऊपर रखना है, रुपए, और मात्रा को हमेशा और हमेशा नीचे रखना है, मात्रा। ठीक है, ये आ गया आपका प्रारंभिक भाव निकल कर। आपको इस टाइप से निकालना है प्रारंभिक भाव। तो पहले प्रश्न की अगर बात करें तो प्रारंभिक भाव तो कितना आ गया, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अब समझिए बात को, आप मुझे एक चीज़ बताना, ये जो 20% की वृद्धि होगी, ये 20% की वृद्धि कौन से भाव में होगी, प्रारंभिक भाव में ही तो होगी। प्रारंभिक भाव जितना था उसी में तो 20% की वृद्धि होगी। तो अगर मुझे अंतिम भाव निकालना है तो अंतिम भाव एक तरीका तो देखो ये है कि अगर मैं प्रारंभिक भाव निकाल लूँ और इसी प्रारंभिक भाव में 20% की वृद्धि कर दें। अब बताओ अगर 20% की वृद्धि करेंगे तो आप इस 20 का कितना प्रतिशत निकालोगे, आप इस 20 का कितना प्रतिशत निकालोगे, तो आप कहोगे सर अगर प्रतिशत के साथ में वृद्धि शब्द लगा हुआ है तो संख्या 100 में जुड़ेगी, मतलब हम इस 20 का 120% निकालेंगे। 100 में जुड़ जाएगा ना, 100 प्लस 20 कितना, 120, तो हम इस 20 का 120% निकालेंगे। 20 गुणा 120/100, यहाँ से काट दीजिए 2 0 से, 12 दूना 24। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा बाद वाला भाव, अंतिम भाव। ठीक है, एक तरीका तो इसको निकालने का ये है कि पहले हम प्रारंभिक भाव निकाले, फिर प्रारंभिक भाव से हम ये अंतिम भाव निकाले, और एक तरीका होता है डायरेक्ट तरीका कि अगर हम बिना प्रारंभिक भाव निकाले ही अंतिम भाव निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे। क्योंकि कई बार एग्जाम में हमसे डायरेक्ट यही पूछेगा, ना तो प्रारंभिक भाव की बात करेगा, वो डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए उसका अंतिम भाव क्या होगा, या फिर बताइए उसका वर्तमान भाव क्या होगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे बिना प्रारंभिक भाव को निकाले, तो आपको ऐसे करना है। देखिए 20% की क्या हो रही है, वृद्धि, जो भी वृद्धि या कमी होगी उसको ऊपर लिख दो 20। अब नीचे देखो यहाँ पर तो संख्या 100 में जुड़ेगी या घटेगी, यहाँ पर ना तो जोड़ना है ना ही घटाना है, आपको केवल और केवल 100 ही रखना है, 20/100। चाहे इसमें वृद्धि हो चाहे कमी हो, कुछ नहीं करना, बस आपको क्या रखना है, नीचे 100, और वही रुपये को ऊपर रखना है और मात्रा को नीचे रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए इधर काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से कितने बार कटेगा, 4 बार, 4 छिकी 24। देखो आंसर वही आ रहा है, 24 रुपये प्रति किलोग्राम। बाद वाला भाव कितना आ गया, 24 रुपये प्रति किलोग्राम। इस टाइप से करना है। अब आपसे तो पूछा गया है सेबों के बढ़े हुए मूल्य तथा पहले वाले मूल्य में, बढ़ा हुआ मूल्य तो कितना आएगा 24, और पहला वाला मूल्य कितना आएगा 20। इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना आ जाएगा, 24 माइनस 20 का अंतर कितने का आएगा, 4 का। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा मूल्य में अंतर, तो मूल्य में अंतर आ जाएगा 4 रुपये प्रति किलोग्राम का। ठीक है ना, मूल्य में अंतर आ जाएगा या तो 4 रुपये या फिर 4 रुपये प्रति किलोग्राम का। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ से हम लोग इस बढ़े हुए ये जो बाद वाला भाव है, इस बाद वाले भाव की जो ट्रिक लिखना चाहें वो ट्रिक क्या लिखेंगे, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर तो लिख देंगे जो भी वृद्धि या कमी होगी उसको ऊपर लिख देंगे, और नीचे क्या रखेंगे 100, और गुणा में क्या करेंगे
ऊपर तो रखते हैं रुपए और मात्रा को कहाँ पे रखेंगे, नीचे, ठीक है ना, नीचे रख देंगे हम मात्रा को, ठीक है। तो ध्यान रखना वही ट्रिक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना नीचे ना तो 100 में जुड़ेगा और ना ही 100 में से घटेगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना यहाँ पर आपके ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। आज अपन ने देख लिए जो भी टाइप के आपके क्वेश्चंस बचे हुए थे। अब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है, इससे आगे की बातें करेंगे, ठीक है। अब हम लोग और टाइम आ चुका है अपना बुक के क्वेश्चंस स्टार्ट करने का, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने बुक के क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। और कल जैसे आप लोगों को पता होगा कल मेरी अनअकैडमी पे क्लास होगी मॉर्निंग में 10 से 11 बजे, ठीक है, उसको लेना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं क्षेत्रफल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो आपकी अंकगणित चल ही रही है, साथ में आप एडवांस को भी कवर कीजिए। यहाँ पर मैं क्षेत्रफल पढ़ा रहा हूँ, उस क्षेत्रफल की क्लास को बिल्कुल मत छोड़िए। 10 से 11 बजे की क्लास आपको लेनी है और एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा, बेसिक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना, एकदम जीरो लेवल से लेकर और अच्छे लेवल की तरफ चलेंगे। सारे नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर फ्री में एकदम, वहाँ पर कोई भी आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। स्पेशल क्लासेस है, बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो सनी देवंदा के नाम से। और फिर कल मेरी क्लास आप लोग 10 से 11 बजे आप लोग क्लास जरूर लीजिए, ठीक है ना, और पढ़ते रहिए। जितना भी मैंने परसेंटेज में मैटर पढ़ा दिया वो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चंस करने की बारी आई है। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अब क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आने वाली लगभग आपकी 8 या 10 क्लासेस ये मान के चलो सारी की सारी प्रैक्टिस पे चलेगी, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन बच जाते हैं तो हम कोई बात नहीं, आगे की क्लास और ले लेंगे, 1-2 क्लास और बढ़ा देंगे, लेकिन कंप्लीट पढ़ेंगे परसेंटेज को, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं इसमें से कुछ भी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी बात रखते हैं, बाकी बातें फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू दोस्तों।